तुम अभी तक गई नहीं हो? छोटी बहन हया ने हैरान होकर जोया से पूछा। कहाँ? जोया ने भी हैरान होते हुए कहा। आज़र भाई को अस्पताल में देखने। हया ने कहा। मैं क्यों जाऊं? जोया ने लापरवाही से कहा। घर के सब लोग जा चुके हैं, लेकिन तुम हो कि अभी तक गई नहीं। आखिर वो तुम्हारे मंगेतर हैं। मंगेतर था, लेकिन अब नहीं। एक अपाहिज मेरा मंगेतर नहीं हो सकता। मुझे उसकी बैसाखी नहीं बनना है। जोया आईने के सामने खड़ी अपने बालों को संवार रही थी और छोटी बहन हया के सवालों का जवाब लापरवाही से दे रही थी। जब बाल सेट हो गए तो जोया ने खुद को आईने में नीचे से ऊपर तक देखा और पर्स नचाते हुए दरवाजे से बाहर निकल गई। आज़र के यहाँ का दस्तूर था कि रिश्ते आपस में ही हुआ करते थे और शायद इसी रिवाज को जिंदा रखने के लिए माँ बाप ने बचपन में ही उसका रिश्ता उसके चाचा की बेटी जोया से तय कर दिया था। आज़र कम बोलने वाला सुलझा हुआ लड़का था और जोया को उसके माँ के बेजार लाड़ प्यार ने जिद्दी बना दिया था। शायद यही वजह थी कि बचपन में दोनों साथ खेलते खेलते झगड़ने लगते थे। जो खिलौना आज़र के हाथ में होता, जोया उसे लेने की जिद करती और जब तक आज़र उसे दे नहीं देता वो चुप न होती। उस दिन तो हद ही हो गई थी। आज़र पुरानी कॉपी का कवर लिए हुए था। कवर पर कोई तस्वीर बनी थी, शायद उसे पसंद थी। जोया की नज़र उस कवर पर पड़ गई और वो चिल्लाने लगी, ये मेरा है, इसे मैं लूँगी। आज़र भी बच्चा था, बजाय उसे देने के दोनों हाथ पीछे करके छिपा लिया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, यहाँ तक कि बड़े लोग भी वहाँ आ गए। तौबा, कागज के टुकड़े के लिए जिद कर रही है। अभी अगर आज़र के हाथ में ना होता तो रद्दी होता। क्या लड़की है, कयामत बरपा कर रख दी इसने तो। बड़ी अम्मी बड़बड़ाई। यूं ही लड़ते झगड़ते दोनों बड़े हो गए और बचपन पीछे छूट गया। दोनों उम्र के उस मुकाम पर थे जहां जागती आंखें ख्वाब देखने लगती हैं और जब आज़र ने जोया की आंखों में देखा तो हया की लाली उतर आई। नजर अपने आप झुकती चली गई। शायद उसे मंगेतर का मतलब समझ में आ गया था। अब वो आज़र की इज्जत करती, उसकी बातों में शरीक होती, उसके नाम पर हंसती। घर वालों को इत्मीनान हो गया था कि चलो सब कुछ ठीक हो गया है। बड़ी अम्मी इन दिनों मायके गई हुई थीं और जब लौटी तो उनके साथ एक दुबली पतली सी लड़की सना थी, जिसकी माँ बचपन में गुजर चुकी थी। बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। अब उसके भी 4 बच्चे थे। बेचारी कोलू के बैल की तरह लगी रहती। दादा से पोती की हालत देखी न जाती। दादा बड़ी अम्मी के रिश्ते के चाचा थे। जब बड़ी अम्मी उनसे मिलने गईं तो पोती का दुखड़ा लेकर बैठ गए। किसी की माँ ना मरे। बड़ी अम्मी ने ठंडी सांस ली। पर आप इसे हमारे साथ भेज दीजिए, बड़ी अम्मी ने कुछ सोचकर कहा था। अंधा क्या चाहे, 2 आंख। वो खुशी खुशी राजी हो गए, लेकिन बहू का ख्याल आते ही उनकी सारी खुशी काफूर हो गई। वह न जाने देगी और जब नजर उठाई तो वो दरवाजे पर खड़ी थी। उसने सारी बातें सुन ली थीं। बड़ी अम्मी कब हारने वाली थीं। उन्होंने अपने तरकश से एक तीर छोड़ा जो सही निशाने पर जा बैठा। उन्होंने हर महीने कुछ रकम भेजने का वादा किया और उसे ले आई। सना ने आते ही पूरा घर संभाल लिया था। इतना काम उसके लिए कुछ भी नहीं था। वो आंखें बंद करके कर लेती थी और उसे सौतेली माँ के जुल्मों से भी निजात मिल गई थी। वो यहाँ आकर बहुत खुश थी। अगर कभी घर में गैस खत्म हो जाती तो लकड़ियों के चूल्हे पर सेकी हुई सुर्ख सुर्ख रोटियां और धीमी आंच पर दम की हुई हांडी से निकलती खुशबू फैलती तो भूख अपने आप लग जाती। चाची की तरफ मातम बरपा होता। अरे गैस खत्म हो गई, अब क्या करें? भाभी सिलेंडर वाला आया क्या? फिर बाजार से पार्सल आते, तब जाकर खाना मिलता। और अगर कभी मिर्ची पाउडर ख़त्म हो जाता तो सना खड़ी मिर्च निकाल लेती और उन्हें सिलबट्टे पर पीसकर खाना तैयार कर देती। सालन देखकर अम्मी को पता चलता था कि मिर्ची ख़त्म हो गई है और चाची की तरफ ऐसा होता तो जोया कहती, ना बाबा ना, मेरे हाथ में जलन होने लगती है। हया तुम इसे पीस लो। हया भी साफ मना कर देती। सना तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? सादगी की मूरत, जिंदगी की आइडियल सना, तुम्हारी किन लफ्ज़ों में तारीफ़ करूं? ये सुनकर आज़र का दिल बिच बिच जाता। फिर उसे जोया का ख्याल आता। वह तो उसका मंगेतर है, कल को उसकी शादी उसे हो जाएगी, फिर ये कशिश क्यों? वो सना की तरफ क्यों खींचा जा रहा है? अक्सर तन्हाई में वो उसके बारे में सोचता रहता। एक दिन आज़र गाड़ी से लौट रहा था कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने कहा कि अभी अपने पैरों पर नहीं चल सकेंगे। सारा घर वहां जमा था। सबका रो रो कर बुरा हाल था। जब से आज़र का एक्सीडेंट हुआ था जोया ने अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलना शुरू कर दिया था। आज भी वो तैयार होकर किसी से मिलने गई थी। हया के लाख समझाने पर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। आज़र अस्पताल के बेड पर दोनों पैरों से लाचार लेटा हुआ था। हर आहट पर देखता शायद वो आ जाए जिससे दिल का रिश्ता जुड़ा है। वफा के सिलसिले हैं, लेकिन दूर तक जोया का कहीं अता पता न था। एक आहट पर उसके ख्यालात बिखर गए। मम्मी आ रही थीं, उनके पीछे सना थी।
अम्मी ने इशारा किया तो वो सामने स्टूल पर बैठ गई। अम्मी रात का खाना लेकर आई थीं। आज़र खाना खा रहा था और कनखियों से सना को देख रहा था। फुल आस्तीन वाला कुर्ता, चूड़ीदार पजामा, सर पर चुन्नी डाले वो खामोश बैठी थी। काश इसकी जगह जोया होती, आज़र ने सोचा। फिर जल्दी से नज़रें झुका लीं, कहीं उसके चेहरे से अम्मी उसका दर्द न पढ़ लें, और मुंह में निवाला रखकर चबाने लगा। जब आज़र खाना खा के फारिग हो गया तो अम्मी बर्तन समेटने लगीं। अम्मी आप रहने दीजिए, मैं कर लूँगी। सना की महीन सी आवाज़ आई। उसने बर्तन समेटकर थैले में रखे और खड़ी हो गई। जब सना बर्तन उठा रही थी तो खुशबू का झोंका उसके पास से आया और आज़र को महका गया। अम्मी उसे अपना ख्याल रखने की हिदायत देकर चली गईं। आज आज़र को डिस्चार्ज मिल गया था। बैसाखियों के सहारे जब वो घर के अंदर आया तो अम्मी का कलेजा मुंह को आने लगा। अब सना आज़र का पहले से ज़्यादा ख्याल रखने लगी थीं। एक दिन देवरानी जिठानी बरामदे में बैठी हुई थीं। देवरानी शायद बात का सिरा ढूंढ रही थी। भाभी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कहते हुए उन्होंने आंखों में देखा। जोया ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया है। वो आज़र से निकाह नहीं करना चाहती क्योंकि आज़र तो... उन्होंने जुमला अधूरा ही छोड़ दिया और उठकर चली आईं। आज़र ने नोटिस किया था कि अम्मी बहुत बुझी बुझी सी रहती हैं। आखिर आज़र उनसे पूछ ही बैठा, अम्मी क्या बात है, आप बहुत उदास रहती हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, ज़रा तबीयत ठीक नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप क्यों परेशान हैं। जोया ने इस रिश्ते से मना कर दिया है। अम्मी ने चौंक कर आज़र की तरफ देखा। हाँ अम्मी, मुझे मालूम है, वो मुझे देखने तक नहीं आई। अगर रिश्ता नहीं करना था तो इंसानियत के नाते तो आ सकती थी। जिसका इंसानियत से दूर दूर तक वास्ता ना हो, मुझे खुद उससे कोई रिश्ता नहीं रखना। मेरे बच्चे, अम्मी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने उसे गले से लगा लिया। अम्मी, मेरी शादी होगी, उसी वक्त पर होगी। अम्मी ने उसकी आंखों में देखा, जिसका मतलब था अब तुझसे कौन शादी करेगा? अम्मी, मैं सना से शादी करूँगा, मैंने सना से बात कर ली है। ये सुनकर अम्मी ने उसे फिर से गले से लगा लिया। शादी की तैयारियां होने लगीं और जो वक्त जोया के साथ शादी के लिए तय था उसी वक्त पर आज़र और सना का निकाह हो गया। आज़र को कुछ याद आया। एक बार जोया ने बातों बातों में कहा था कि शादी के बाद वो हनीमून के लिए स्विट्ज़रलैंड जाएगी। आज़र ने स्विट्ज़रलैंड जाने की ख्वाहिश जाहिर की तो अम्मी ने उसे जाने की इजाज़त दे दी। आज आज़र हनीमून से लौट रहा था। सना अंदर दाखिल हुई तो कितनी निखरी निखरी और कितनी खुश लग रही थी। फिर उसने दरवाजे की तरफ मुस्कुराकर देखा और कहा, आइए ना। इतने पर आज़र अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर अम्मी की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। वो अपने पैरों पर चलकर आ रहा था। बेटे, ये सब क्या है? उन्होंने आगे बढ़कर उसे थाम लिया। बताता हूँ, पहले आप बैठिए तो सही। आज़र ने दोनों हाथ पकड़कर उन्हें बिठा दिया। आप बड़े लोग अपने बच्चों के फैसले तो कर देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि बड़े होकर उनकी सोच कैसी होगी, उनके ख्यालात कैसे होंगे, उनका नज़रिया कैसा होगा। और मुझे सच्चे हमदर्द की तलाश थी, जिसके अंदर कुर्बानी का जज्बा हो, एक दूसरे के लिए तड़प हो, और ये सारी खूबियाँ मुझे सना में नजर आईं। इसलिए मैंने डॉक्टर से मिलकर एक प्लान बनाया। वो एक्सीडेंट झूठा था, मेरे पैर सही सलामत थे। ये सिर्फ मेरा नाटक था। नतीजा आपके सामने है। जोया ने खुद इस रिश्ते से इनकार कर दिया। सना ने मुझ अपाहिज को कबूल किया। मैं सना का हूँ। दरवाजे पर खड़ी जोया ने सारी बातें सुन ली थीं। उसका जी चाह रहा था कि सब कुछ तोड़ फोड़ डाले। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली कहानी सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। श्रद्धा दृष्टि झुकाए मेज़ पर पड़े प्लेट में खाने से चम्मच से जैसे खेल भर रही थी। वो ऊपर से शांत थी, परंतु अंतस में जैसे कोलाहल मचा हुआ था। झुकी दृष्टि से भी सम्मुख बैठे अजय की गहरी दृष्टि जैसे उसे अंतर को भेदती हुई प्रतीत हो रही थी। अजय ने फिर से एक एक शब्द पर बल देते हुए पूछा, तो ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है श्रद्धा? श्रद्धा ने बड़ी कठिनता से अपनी दृष्टि उठाकर अजय की ओर देखा, फिर जैसे अंदर की पूरी शक्ति समेटकर दृढ़ता से कहा, हाँ अजय, ये मेरा अंतिम निर्णय है। मैं ये विवाह नहीं कर सकती। मुझे भी बुरा लग रहा है ये निर्णय लेते हुए, परंतु अभी की परिस्थिति में ये आवश्यक है। माँ पापा के जाने के बाद नितिन का दायित्व मुझ पर है। आपको मुझसे भी अच्छी बहुत सारी लड़कियाँ मिल जाएंगी। अजय की दृष्टि अचानक कातर हो उठी। लेकिन तुम तो जानती हो ना श्रद्धा कि मैं कितना प्रेम करता हूँ तुमसे। हम विवाह कर लेते हैं, तुम उसके बाद भी चाहो तो नितिन हमारे साथ रहेगा और तुम उसकी देखभाल करती रहना। श्रद्धा ने रुनते जा रहे गले को साफ किया और बोली, मुझे मालूम है अजय की बहुत प्रेम करते हैं आप मुझसे, और शायद आपके जितना प्रेम मुझे कोई और कर भी नहीं सकता। और मेरा हृदय भी आपका था और सदैव आपका ही रहेगा। परंतु फिर भी यही कहूँगी कि मैं ये विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि ये मेरे स्वाभिमान और आत्मसम्मान का भी प्रश्न है। मैं सहज नहीं रह पाऊंगी। आशा करती हूँ कि आप मेरी बात
बात को समझेंगे, मुझे मेरा कर्तव्य निभाने में सहयोग भी करेंगे। अब चलें। श्रद्धा ने जैसे एक तरह से बात को समाप्त करने का संकेत दे दिया। कहते हुए अजय भी उठकर हारा हुआ सा खड़ा हुआ और दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। श्रद्धा और उसे 8 वर्ष छोटा भाई नितिन और उसके माँ पापा का छोटा हंसता खेलता हुआ परिवार था। श्रद्धा की पढ़ाई समाप्त होने के बाद अभी अभी उसकी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी लगी थी। कॉलेज के समय से ही वो अजय को पसंद करती थी, जो कि उससे 2 वर्ष सीनियर था। एक वाद विवाद प्रतियोगिता के दौरान दोनों को ही एक दूसरे से मिलने का अवसर मिला और दोनों ही एक दूसरे के विचारों से बहुत प्रभावित हुए और धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करते गए। कब एक दूसरे के प्रेम में आकंठ डूब गए, दोनों को पता भी नहीं चला। पढ़ाई समाप्त होने के बाद अजय भी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में उच्च पद पर आसीन हो गया और जब श्रद्धा की भी नौकरी लग गई तब अजय सम्मान पूर्वक अपने माता पिता के साथ श्रद्धा के घर उसका हाथ मांगने आया। श्रद्धा के माता पिता भी अजय के माता पिता और अजय के सुसंस्कृत और सभ्य व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए। अच्छा सुखी संपन्न परिवार था अजय का। अजय के माता पिता को भी श्रद्धा पहले ही दृष्टि में भा गई और इस तरह से दोनों का संबंध पक्का हो गया। विवाह की तैयारियां दोनों ओर से प्रारंभ हो गईं, परंतु अचानक इस हंसी खुशी के वातावरण पर काल की ऐसी कुदृष्टि पड़ी कि सब कुछ तहस नहस हो गया। एक सड़क दुर्घटना में श्रद्धा के माता पिता का अकस्मात निधन हो गया। एक क्षण में जैसे पूरी दुनिया बदल गई। श्रद्धा और नितिन के ऊपर विपदाओं का जैसे पहाड़ टूट पड़ा। क्रियाकर्म के बाद शीघ्र ही सभी रिश्तेदार भी चले गए। नितिन का दायित्व पूर्णतः श्रद्धा के ऊपर आ गया। नितिन की विद्यालयीन शिक्षा भी समाप्त नहीं हुई थी। परिस्थितियों को देखते हुए श्रद्धा ने कठोर निर्णय लिया कि वो अपना पूरा ध्यान नितिन के ऊपर देगी, उसे पढ़ा लिखा कर एक योग्य व्यक्तित्व बनाएगी और अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए वो अजय से अपना संबंध तोड़ देगी। इसलिए आज उसने अजय को रेस्टोरेंट में बुलाया था और अपनी सारी परिस्थितियां समझाते हुए अपनी बात भी उसके समक्ष रख दी। उसकी बात सुनकर अजय बिल्कुल टूट सा गया, परंतु फिर भी उसने श्रद्धा की भावनाओं का सम्मान किया और दोनों अपनी अपनी राह पर पृथक हो गए। अजय इन स्मृतियों से विमुख होने के लिए स्थानांतरण लेकर ये शहर ही छोड़कर कहीं और चला गया। जीवन की नैया आगे की ओर बढ़ी। श्रद्धा अपनी नौकरी के साथ साथ नितिन की सभी आवश्यकताओं और पढ़ाई लिखाई का भी पूरा ध्यान रखती। कहते हैं बड़ी बहन माँ के समान हो जाती है। श्रद्धा ने मातृत्व स्नेह रखते हुए नितिन का पालन पोषण किया। उस दिन श्रद्धा के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा जिस दिन अजय के उच्च पदाधिकारी बनने का नियुक्ति पत्र आ गया। जैसे लगा कि अब दुखों के बादल छट गए हैं और अब खुशियां ही खुशियां बिखर गईं चारों ओर। नितिन ने श्रद्धा से कहा कि अब वो अपनी नौकरी छोड़ दे और अब घर में आराम करे, परंतु श्रद्धा ने हंसकर मना कर दिया। अरे तू भी ऑफिस चला जाएगा, फिर मैं क्या करती रहूँगी? थोड़ा मेरा भी तो मन लगना चाहिए। मैं नहीं छोड़ने वाली ये नौकरी। जब सेवानिवृत्त हो जाऊंगी ना तो तू ही खिलाना बैठा कर। श्रद्धा अचानक से हंस पड़ी। शीघ्र ही नितिन एक दिन अपने साथ अपनी सहकर्मी स्वाति को उससे मिलने घर लाया। उन दोनों की दृष्टि से ही श्रद्धा समझ गई कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। दोनों परिवारों के बीच बातचीत हुई और शीघ्र ही धूमधाम से नितिन का विवाह स्वाति से संपन्न हो गया। स्वाति दुल्हन बनकर घर आ गई और जीवन पुनः व्यवस्थित सा होने लगा। लेकिन धीरे धीरे श्रद्धा को थोड़ा थोड़ा अनुभव होने लगा जैसे उसकी उपस्थिति से स्वाति असहज रहती है और उसका ये व्यवहार धीरे धीरे उपेक्षा में परिणत होने लगा। श्रद्धा सब कुछ देख समझ रही थी, परंतु चुप ही रहती थी ताकि घर की शांति बनी रहे। धीरे धीरे नितिन भी खिंचा खिंचा सा रहने लगा। श्रद्धा समझ रही थी कि स्वाति ही नितिन के दिमाग में उल्टी सीधी बातें भर रही है, लेकिन फिर भी उसने कभी कुछ नहीं कहा। स्वाति हर बात पर उसे झिड़क कर बात करने लगी, बात बात पर नीचा दिखाती और एहसान जताती, यहाँ तक कि अब उसे चाय नाश्ता भी समय पर नहीं मिल पाता। यदि कभी स्वयं रसोई में जाने का प्रयास भी करती तो स्वाति तुरंत वहाँ पहुँच जाती। दीदी आप रसोई में मत आया करो, जो भी चाहिए मुझसे मांग लिया करो। पूरी रसोई बिखर सी जाती है और नितिन को भी मेरे हाथ का ही खाने की आदत है, तो आप इन सब से दूर ही रहो। आप भी आराम से रहो और हमें भी रहने दो। श्रद्धा की आंखें भर आती। कल तक तो नितिन उसके ही हाथ का खाना खाकर निहाल रहता था। पता ही नहीं चला कि कब उसकी पसंद इतनी बदल गई कि उसकी उपस्थिति से उसकी गृहस्थी बिखरने लगी है। आए दिन दोनों घूमने चले जाते और स्वाति कुछ रूखा सूखा सा बनाकर उसके लिए रख जाती। श्रद्धा स्वयं को बहुत ही उपेक्षित और तिरस्कृत अनुभव करती, किंतु चुपचाप सब कुछ सहन कर रही थी। उसका वेतन आते ही स्वाति घर खर्च के नाम पर ले लेती थी, वो भी एक कटु ताने के साथ कि आप तो भाई के घर में ही रह रही हो, 100 तरह के खर्चे हो रहे हैं और नितिन के वेतन का बड़ा हिस्सा वो स्वयं की मौज मस्ती में उड़ा लेते हैं।
मन बहुत दुखी हो जाता तो अपनी सहकर्मी सहेली मंजुला से कुछ बातें साझा कर लेती। उसकी बातें सुन सुनकर कभी कभी मंजुला क्रोधित हो जाती। तू क्यों ये सब बर्दाश्त करती है, क्यों सहती है उसकी धौंस? छोड़कर निकल जा वो घर, बहुत जी लिया दूसरों के लिए, अब अपने लिए भी जीना सीख ले। कैसे निकल जाऊं मंजुला? नितिन का मोह मेरे पैर बांध लेता है और फिर अकेली रहना इतना सरल नहीं है। श्रद्धा कातर हो उठती। श्रद्धा का जन्मदिन आने वाला था तो मंजुला उसके लिए एक बहुत प्यारा सा प्याजी रंग का बनारसी दुपट्टा लेकर आई। वो कहती ही रह गई कि वो ये सब नहीं पहनेगी, उसे सादगी से रहना पसंद है, परंतु मंजुला ने हट करके उसे थमा ही दिया। इस बार उसका जन्मदिवस संयोग से रविवार के दिन था। वो सुबह से प्रतीक्षा में थी कि नितिन कम से कम आज तो उसके पास आएगा और दो प्यार के बोल बोलेगा, परंतु सब आशाएं धरी की धरी रह गईं। किसी को उसका जन्मदिन याद ही नहीं रहा। सुबह से दोपहर हो गई। सुबह स्वाति एक बार आकर थोड़े से मुरमुरे, 2 बिस्कुट और चाय देकर गई थी नाश्ते के लिए। उसके बाद से दोनों आपस में ही मगन थे और छुट्टियों में घूमने जाने की तैयारियां कर रहे थे, जिसमें स्पष्ट रूप से श्रद्धा के लिए कोई स्थान न था। आज श्रद्धा को माँ पापा की बहुत याद आई। उसने अपना कमरा बंद किया और बहुत देर तक रोती रही। फिर अचानक मंजुला का फ़ोन आया। वैसे तो उसने पहले ही शुभकामनाएं दे दी थीं, परंतु अभी उसने फिर से कॉल किया। श्रद्धा को हो या ना हो, मंजुला को अंदाजा था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है घर में। फ़ोन उठाते ही उधर से मंजुला की चहकती हुई आवाज़ आई, क्या कर रही है? कुछ नहीं, अभी थोड़ी देर में शायद कुछ हो। श्रद्धा ने अपना स्वर यथासंभव संयत रखते हुए कहा। किसे धोखा दे रही है तू श्रद्धा? थोड़ी देर के बाद कभी नहीं आने वाला। चल जल्दी से तैयार हो जा और गैलेक्सी मॉल पहुंच। दोनों घूमेंगे, चलेंगे, मूवी देखेंगे और फिर कुछ खा पी कर ही लौटेंगे। और सुन, नया वाला दुपट्टा ओढ़ कर आना। मंजुला ने आदेशात्मक स्वर में कहकर फ़ोन काट दिया। श्रद्धा को मंजुला से बात करके थोड़ा अच्छा लगा। उसे भी लगा कि थोड़ा बाहर घूम आएगी तो शायद अच्छा लगे। वो जैसे ही तैयार होकर बैठक में पहुंची कि अचानक स्वाति और नितिन की दृष्टि उसकी ओर उठ गई। स्वाति की दृष्टि में व्यंग उभर आया। ये क्या हो गया आपको दीदी, इस उम्र में इतना चटक दुपट्टा? अरे अपना नहीं तो भाई की प्रतिष्ठा का तो ध्यान रखिए, कुछ तो सोचिए। अचानक श्रद्धा ने दृढ़ स्वर में कहा। सब कुछ सोच भी रही हूँ और सब कुछ समझ भी रही हूँ स्वाति। मैं बाहर जा रही हूँ, तुम लोग दरवाज़ा बंद कर लो। ये कैसी बातें कर रही हो दीदी? स्वाति ठीक तो कह रही है, नितिन ने भी तिल मिलाकर कहा। लेकिन तब तक श्रद्धा बाहर निकल चुकी थी। मॉल में मंजुला पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। दोनों काफ़ी देर तक घूमते रहे, छोटी मोटी शॉपिंग भी की, एक अच्छी सी मूवी देखी और फिर खाना खाने एक रेस्टोरेंट में प्रवेश कर गए। दोनों एक खाली मेज़ देखकर बैठ गईं और खाना ऑर्डर करने के बाद यूं ही बातें करने लगीं। तभी किसी ने पीछे से पुकारा, श्रद्धा। स्वर सुनते ही श्रद्धा स्तब्ध रह गई। यह स्वर कैसे विस्मृत हो सकता है? यही स्वर सुनकर तो कभी उसके हृदय में सैकड़ों घंटियां बजने लगती थीं। आज अजय यहाँ कैसे? वह किंग कर्तव्य मूड सी बैठी रह गई। अजय अचानक सामने आकर खड़ा हो गया। उन दोनों का चेहरा देखकर ही मंजुला समझ गई कि यही अजय है। श्रद्धा ने उसे अजय के विषय में भी सब कुछ बता रखा था। श्रद्धा ने अस्फुट स्वर में कहा, अरे अजय आप? मंजुला ने मुस्कुराकर अजय का अभिवादन किया और चहकते हुए अपना परिचय स्वयं देते हुए उसकी ओर एक कुर्सी खिसकाई। मैं मंजुला, श्रद्धा की प्राण प्रिय सखी। अजय के गंभीर चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसने भी उसका अभिवादन किया और कुर्सी पर बैठ गया। अचानक मंजुला ने कहा, अरे मुझे अचानक याद आया, मुझे एक बहुत ही ज़रूरी कॉल करनी है। आप दोनों बातें करें, मैं तुरंत आती हूँ। श्रद्धा समझ गई कि वो उसे अजय के साथ अकेला छोड़ने के लिए बहाना बनाकर निकल रही है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे रोकती, वो तीर की तरह उठकर विदा हो गई। कुछ देर श्रद्धा और अजय के मध्य असहज सी शांति बनी रही। फिर गला साफ करते हुए अजय ने पूछा, कैसी हो श्रद्धा? ठीक हूँ, आप यहाँ कैसे? बढ़ती धड़कनों पर नियंत्रण पाने का प्रयास करते हुए श्रद्धा ने उत्तर दिया और साथ ही हिचकिचाते हुए एक प्रश्न भी उनकी तरफ उछाल दिया, आपकी पत्नी और आपके बच्चे? कुछ पलों के लिए अजय बिल्कुल शांत रह गया। फिर उसकी आंखों में झांकते हुए गंभीर स्वर में कहा, एक सेमिनार के सिलसिले में यहाँ आया था। रही बात पत्नी और बच्चों की, तो विवाह तो किया नहीं मैंने। किसी की प्रतीक्षा में आज भी अकेला हूँ। असहज हो उठी श्रद्धा। ऐसा क्यों किया जाए? क्यों अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? मैं बातों को घुमा फिरा कर कहने में आज भी विश्वास नहीं रखता श्रद्धा। आज पुनः तुम्हारे समक्ष प्रस्ताव रख रहा हूँ। यदि तुम्हारा कर्तव्य पूरा हो गया हो तो मेरे हृदय का द्वार आज भी तुम्हारे लिए खुला है। श्रद्धा अन्य मनस्क हो उठी। कैसी बातें करते हैं अजय? अब इन बातों का समय बीत चुका है। अब हमारी उम्र नहीं रही इन सब बातों के लिए। इस आयु में ये सब शोभा नहीं देता।
आयु मात्र एक अंक है श्रद्धा। प्रेम कभी वृद्ध नहीं होता, उसमें सदैव बचपन से निश्चलता बनी रहती है। प्रेम के लिए कभी देर नहीं होती। मुझे कोई शीघ्रता नहीं है, तुम सोच समझकर उत्तर देना। ये लो मेरा फ़ोन नंबर। अजय ने अपना नंबर लिखकर कागज़ का टुकड़ा उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। अजय जी बिल्कुल सही कह रहे हैं श्रद्धा। कब तक दूसरों के लिए जीती रहोगी, और दूसरों के लिए जीकर भी तुम्हें मिला ही क्या है? अपमान और तिरस्कार के अतिरिक्त। अब सब कुछ भूल कर और सब कुछ पीछे छोड़कर अब स्वयं के लिए आगे बढ़ो श्रद्धा। और समाज के ठेकेदारों की तो बिल्कुल चिंता मत करो, ये होते ही हैं बातें बनाने के लिए। इन्होंने तुम्हारे लिए किया क्या है जो तुम ये सोचो कि वो क्या सोचेंगे? ये जीवन तुम्हारा है और इसे अपने अनुसार जीने का अधिकार भी मात्र और मात्र तुम्हारा है। अजय जी को हाँ कर दो। अचानक मंजुला ने आकर कहा। पता नहीं कहाँ से खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी। श्रद्धा झटके से उठ खड़ी हुई। तू पागल हो गई है मंजुला। और मंजुला और अजय को वही हतप्रभ छोड़कर वो दौड़ते हुए बाहर आ गई। विचारों के उद्वेग से उसके मन में जैसे बवंडर छिड़ा हुआ था। वो जैसे तैसे घर पहुंची कि दरवाजे पर ही उसके पैर ठिठक गए। अंदर से स्वाति का व्यंग्यात्मक स्वर उभर कर बाहर तक आ रहा था। वो नितिन को सुनाते हुए कह रही थी, देख लो अपनी बहन की करतूतें। महारानी जी सज धज कर बाहर गुलछर्रे उड़ाने गई हैं और पता नहीं किसके साथ बाहर खाना भी खाया जा रहा है। वो तो भला हो मेरी सहेली का, जो उसने उन्हें वहाँ देख लिया और मुझे फ़ोन करके बता दिया। अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। बुढ़ापे में भी उनके पंख उगाए हैं। हम यहाँ मर रहे हैं और इन्हें रंग रलियाँ ही मनाने से फुर्सत नहीं है। जाने कैसी आग लगी हुई है जिसे बुझाने के लिए इधर उधर मुंह मार रही हैं। सचमुच कितना नीचे गिर गई है दीदी। मेरा तो मन करता है कि इन्हें बालों से पकड़कर इस घर से निकालकर बाहर। नितिन का रोषपूर्ण स्वर उभरा। इससे आगे श्रद्धा से सुना नहीं गया। वो भड़ाक से दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसी और चीख पड़ी, बस करो तुम लोगों ने इतने दिनों तक जो भी कहा, जो भी किया, मैंने सब कुछ सहा है। पर ये अपमान और तिरस्कार कब तक? अब मैं और सहन नहीं कर सकती। और स्वाति तुम्हें क्या कहूँ, तुम तो बाहर से आई हो, पर ये नितिन मेरा भाई, ये तो मेरा अपना था, मेरी पूरी दुनिया था, और इसे ही आज मैं कांटों के जैसी चुभ रही हूँ। जानना चाहते हो कि मैं कहाँ थी और किसके साथ थी? तो सुनो। श्रद्धा ने आधोपरांत पूरा विवरण उन दोनों को कह सुनाया और साथ ही एक निर्णय भी। ये वही अजय है जिसके साथ मैंने अपनी मंगनी तोड़ डाली थी, सिर्फ तुम्हारे लिए नितिन। वो आज भी मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन आज भी केवल तुम्हारे लिए मैं उसका प्रस्ताव ठुकरा आई थी। लेकिन अब अनुभव हो रहा है कि ये मेरी भूल थी। अरे मैं जिसके लिए जीती रही और जिसके लिए प्राण देने को तैयार रही, आज वही मुझ पर लांछन लगा रहा है। मैं अभी और इसी समय अजय को फ़ोन करके हाँ कर दूंगी और अब जीवन अपने लिए जीऊंगी और अपनी शर्तों पर। और ये भी सुन लो कि कानूनन ये घर जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है, इसलिए मेरा इस घर से जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं इस बंटवारे की प्रक्रिया भी कल से शुरू करवाती हूँ और आज से तुम्हारी दुनिया अलग और मेरी दुनिया अलग। आज नितिन और स्वाति ने एक अलग ही रूप देखा था श्रद्धा का। स्वाभिमानी और सशक्त श्रद्धा दृढ़ कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ चुकी थी और अपने जीवन के नए शुभारंभ की नई कथा लिखने वाली थी। नितिन और स्वाति ठगे से खड़े रह गए, जिन्हें शायद ग्लानि से अधिक इस बात का अफसोस हो रहा था कि घर का आधा हिस्सा भी गया और श्रद्धा का वेतन भी हाथों से निकल गया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।